इन खिलखिलाते चेहरों में ये क्या दर्द छिपाए हैं कोई नहीं जानता। ये कैसा मजाक कि किसी मासूम को धोखे में रक्षा दी, उस पर एड्स की मार और फिर गोद सूनी रखने का जुल्म। दुनिया भर में तीसरे पायदान पर है भारत HIV पॉजिटिव मामलों में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा असर औरत पर। गर्भवती औरतें और भी खासी तादाद में हैं। खतरा लगातार बढ़ रहा है। बेकाबू आदमी है और बेबसी औरत की है। सिर्फ एड्स से जंग जीतने की कहानी भर नहीं, बल्कि ये मंजू की गुलामी और गलत धारणाओं से आज़ादी की दास्तान भी है। औरों को खुशी बांटकर खुद को सहला रही उस माँ की कहानी भी है, जिसे बच्चे की चाह ने बेड़ियाँ तोड़ने का हौसला दिया, जिसने ये जान लिया कि डॉक्टर असल में भगवान होते हैं, क्योंकि उन्हीं की समझाइश से उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अब 20 साल से बिना दवा के हंसने और खुश रहने की ताकत से एड्स बीमारी को हराया है इसने। कई गाँवों में HIV की जांच पहले से करवा लेने की आदत डाल दी है। जहाँ कहीं अपने जैसे किस्सों की भनक लगती है, तुरंत घर वालों को सचेत करती है और एक सोल्जर की तरह तैनात रहती है, बचाव और इलाज के साथ ही सही नीतियों की आवाज़ उठाने के लिए। एक बात और ज़रूरी है कहना कि ख़ास तौर से डॉक्टर और नर्स का बर्ताव सही हो और आधार कार्ड आदि ज़रूरी करने की ज़िद में पहचान जाहिर ना हो। कोई तरीका निकले, क्योंकि भेदभाव किस हद तक छलनी करता है ये इनसे मिलकर ही जान सकते हैं हम। HIV को देश में और दुनिया में महामारी की तरह देखा जाता है। अगर क्लिनिकली और टेक्निकली अगर इसको समझें तो करीब 5% हमारी आबादी है जो कि हाई रिस्क की रेंज में आती है। शायद इसीलिए इस तरह का हवा इस पूरे देश में बनाया गया। और हमने पहले भी सोल्जर्स में जो एपिसोड किए उसमें देखा कि जो HIV से पीड़ित जो बच्चे हैं, ख़ास तौर से उनकी परवरिश करने वाली कुछ माएँ हैं जिन्होंने कि उनकी इच्छा का ध्यान रखा, उनको पढ़ा रही हैं, उनको संभाल रही हैं। लेकिन आज एक ऐसी सोल्जर से हम लोग बात करेंगे जो खुद HIV पॉजिटिव होते हुए भी ये हिम्मत रखती हैं कि अपनी बात समाज के सामने रखें और जो कुछ उनके साथ घटित हुआ उससे क्या सबक उन्होंने सीखे, उससे हम क्या सीखें और कैसे हम बदलाव की ओर आगे कदम बढ़ाएं। मंजू जी हैं हमारे साथ में। मंजू जी, बहुत मुश्किल कहानी है, बहुत ऐसी शायद दास्तां है कि जिसको सुन के भी हमें सिहरन होती है। लेकिन कहाँ से ये बात शुरू हुई? और क्योंकि एक आंकड़ा हमने देखा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो कहता है कि सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से HIV अगर बढ़ रहा है तो महिलाएं जो हैं वो उसकी चपेट में आ रही हैं। अगर 18 लाख अगर कुल आबादी है इससे पीड़ित, तो करीब 12 लाख महिलाएं हैं और उसमें भी जो एक बड़ा तबका है वो गर्भवती महिलाएं हैं। तो क्या ऐसा आपके साथ क्या हुआ था? क्योंकि एक सच्ची कहानी है, सच्ची दास्तां है, वो बात हम जानें आपसे। जब मेरी एजुकेशन ओनली फॉर 8th की थी, तो पापा ने बोला प्राइवेट कर लेना, क्यों राजस्थान में वो पढ़ाई की तरफ पढ़ाने लिखाने को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लड़की बड़ी हो गई, लड़की बड़ी हो गई तो बस शादी कर दो। परिवारों का, रिश्तेदारों का, परिवार वाले रिश्तेदार आए रिश्ता लेके, और उनको पता था भी ये अभी रिश्ते के लिए तलाश कर रहे हैं। हाँ। तो लड़के के लुभावने, लड़का जो अपना बिजनेस है सूरत में, हाँ। कपड़े का, और छोटा सा परिवार है, लोकल ही है, सब तरह के दिए। और पापा ने मना कर दिया, बोले 16 साल की अभी मैं शादी नहीं करूँगा, अभी कम से कम 18 की तो मैं कर दूँ। ऐसे करके पापा ने रिश्ता तो दीपावली के दिन तय कर दिया। फिर वो 10 दिन बाद में बोले कि शादी की हमें जल्दी है। आनाकानी करते करते 3 महीने हमने निकाल दिए और फरवरी में शादी तय हो गई। बोले कि लड़के को खाने की प्रॉब्लम आ रही है, अकेला रहता है, तो प्रेशर बिल्डिंग की कि जल्दी रिश्तेदारों से प्रेशर उन्होंने दिलवाया। पापा उनकी बातों में आ गए और उन्होंने शादी कर दी। शादी करने के बाद में वहाँ जो माहौल देखा तो बिल्कुल अपोजिट था मेरी फैमिली से, जैसे गुस्सेल टाइप। तो ये चीज़ें, और मेरे हस्बैंड दवाइयाँ खाते थे। तो मैंने कहा किस चीज़ की दवाइयाँ? बोले आप भी खाओ, नहीं तो इन्फेक्शन हो। मैंने कही किस चीज़ क्या इन्फेक्शन क्या होता है, हमें उस समय ये भी नहीं पता। हकीकत तो ये सही है। तो उस व्यक्ति ने कुछ दवाइयों के लिए प्रेशर देते और मारपीट शुरू कर दी। 15-20 दिन बाद में ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। अच्छा। वो सब चीज़ें बाद में समझ आई कि मुझे सिर्फ दबाने के लिए। और उसके थोड़े टाइम बाद में मैं बीमार सी रहने लगी कि मुझे क्या हुआ है, ये सदमा सा लग गया क्या। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में मुझे भर्ती करवाया और मेरे एक सर्जरी हुई थी, अपेंडिक्स, बोला अपेंडिक्स है। और मैं वहाँ से वापस उसके कुछ टाइम बाद में मुझे ऐसा लगा शादी नहीं हुई है, मुझे कोई एक जेल मिली है। और मम्मी पापा को बताया तो एक होते हैं ना समाज का डर, तो मैंने कहा चलो मम्मी रखो बात, अभी वो मरे, इससे अच्छा मैं ही यहाँ मर जाऊँ।
उसको सहन करते करते उनका इतना हावी हो गया कि मेरी प्रेगनेंसी का उनको जैसे ही पता चला उन्होंने अपने बेटे के साथ मुझे सूरत भेज दिया। पहले मैं यहाँ रहती थी और उन्होंने मुझे सूरत तब तक आपको अभी मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि वो HIV क्या से है पीड़ित क्या नहीं है। वहाँ मेरी बोला किसी डॉक्टर के पास मत जाना, अकेले मत जाना। तो ठीक है, अभी मैं कहीं नहीं जाती। वहाँ मेरी जेठानी और जेठ भी रहते थे। एक दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और वहाँ मुझे लेके गए। वहाँ उन्होंने क्या टेस्टिंग की डॉक्टर ने, मुझे नहीं पता। और जब बोले रिपोर्ट आई तो बोले आप पति को बुला के लाओ। मेरे पति ने इतनी मारपीट की, बोले तुम टेस्ट क्या करवा के आई। और उसके बाद में उन्होंने बोला ये बच्चा तो गिरवाना पड़ेगा। अच्छा। उस समय मैं 4th मंथ की प्रेग्नेंट थी। बहुत रिस्क होता है, बहुत 4th से 5th मंथ लग चुका था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उस डॉक्टर ने तो उसको पता चल गया था कि ये पॉजिटिव है। अच्छा। रिपोर्ट में मुझे इसका कंफर्म बोला बच्चा सेफ नहीं है और उसमें तुम्हारी भी लाइफ खत्म। उन्होंने फिर मुझे हॉस्पिटल में एक ऐसे नया ही कोई क्लिनिक था और वहाँ मेरा बेबी अंदर ही गिरा, उसको मार के और डिलीवरी वाले पेन से, जिससे मुझे ऐसे लगा कि एक मौत अच्छी है। वहाँ से जब मैं निकली तो एक ही चीज़ मम्मी पापा को बताया तुम्हें मार दिया जाएगा। ठीक है, मुझे एक चीज़ डर था कि मेरे भाई और मेरे मम्मी पापा से। वहाँ से मैं जब डर के मारे किसी को नहीं बोलती थी, मारपीट आए दिन कुछ ना कुछ। और फिर इस जैसे उनको चलता पता कि ये प्रेग्नेंट है वो पहले से ही। और 2002 में मेरा बेबी हुआ, उसका मुझे पता चला, मैंने किसी डॉक्टर से सलाह नहीं ली और मैं गई भी नहीं। और परिवार का दिया हुआ हकीकत में मैंने पानी भी नहीं पिया। मुझे था कि मेरे जो 2 बेबी मार सकते हैं वो बेबी, पर किस्मत ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर थी। और मेरे हस्बैंड इतने बीमार रहते थे कि वो मुझसे क्या करें। आए दिन बीमार, कभी ये बेबस हो गए उस वक्त तक। फिर हम जयपुर आए, SMS में भी जवाब दे दिया। फिर हम दुर्लभ जी में भी रखा, एपेक्स में भी रखा। उन्होंने बोला जो रहना अब एक ऑक्सीजन पे रहेगा। हमने फिर भी हार नहीं मानी और हम चंडीगढ़ ले गए। वहाँ मुझे एक उम्मीद जगी कि वाकई में कुछ तो, जब तक सांस चल रही है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो डॉक्टरों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। यहाँ तो इस तरह से बिहेवियर था जैसे मतलब कोई कातिल आ गया हो किसी का, एक जानवर की तरह। मतलब जैसे उनको मालूम पड़ता कि HIV पॉजिटिव है तो उनका व्यवहार पूरा 100 रुपए वाली चीज़ का 1000 रुपए चार्जेस लगने लगते थे। हर तरह की बेईमानी, हर तरह की। फिर हमने उसको नोटिस किया। फिर चंडीगढ़ में मेरे हस्बैंड में रिकवरी की और वहाँ डॉक्टर्स ने मुझे जो गाइड किया, मुझे लगा मैं अपने यहाँ के डॉक्टर ने बोला तुम पॉजिटिव हो HIV। और हस्बैंड का तो वहाँ पता चला तो नेचुरली थोड़ा बहुत मैंने कहा तुम्हें भी है। जयपुर की रिपोर्ट आई, चंडीगढ़ वालों ने करवाया, वहाँ भी पॉजिटिव आई। मैंने कहा फिर ये बोलने लगे बच्चे को भी होगा। तो ये सदमा था कि मैं बच्चे को क्या करूँ। और वहाँ के डॉक्टरों ने मुझे एक भगवान के रूप में देखे। उन्होंने एक उम्मीद जलाई कि आप सेफ डिलीवरी करोगे। और इतनी अच्छी परफेक्ट काउंसलिंग की कि जिसका मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे काउंसलर सब जगह हों। और मेरी सेफ डिलीवरी हुई। और पर उससे पहले की जो बात है कि आपको, क्योंकि ये बताया भी नहीं गया कि वो पॉजिटिव है, समाज से छिपाया गया, उस वक्त जो अंतर्द्वंद होता होगा, जो मानसिक स्थिति होगी, उसकी तो शायद मेरी तो कल्पना से भी बाहर है वो। उस समय मैडम हकीकत ये है कि मैं असमझ थी कि HIV है क्या। तो मुझे वो डर वगैरह था नहीं कि ठीक है कोई HIV नाम का पता नहीं क्या है। मैं डर तब दिखाती नहीं जब मुझे उसकी जानकारी होती। मुझे डर तब हुआ जब हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने इस तरह से बिहेवियर किया जैसे पता नहीं क्या आया है, एक अजीब तरह से। तब मुझे डर बैठने लगा। जब डॉक्टरों ने कहा बच्चे को भी होगा तो तब भी ऐसे लगने लगा कि लाइफ एंड है, चाँद चलती आज है, लास्ट पता नहीं कब है। और हस्बैंड की कंडीशन देखते और वहाँ गए, हस्बैंड ठीक है। और मेरी डिलीवरी PGI में ही डॉक्टरों ने बोला छुट्टी मिली, बोला तुम जाना नहीं। 19 जनवरी को छुट्टी मिलती है। डॉक्टर ने बोला तुम जाना नहीं, तुम यहीं डिलीवरी करवाना, तुम्हारी फैमिली सपोर्टेड नहीं है, ससुराल वाले हम करवाएंगे। पर उस वक्त क्या, जब ससुराल में ये सब कुछ चल रहा था, इतना परेशानी चल रही थी, तब आपके माता पिता और उनका रवैया कैसा? मेरे माता पिता, मेरी मम्मी एक गृहिणी है, कभी रोड का उसने देखा नहीं बाहर का रास्ता। और मेरे भाई बहुत छोटे हैं मुझसे, एक मुझसे 5-6 साल छोटा है, एक 4 साल छोटा है। सबसे बड़ी मैं ही थी। और हम लोग बीकानेर से ये चीज़ें होती नहीं थी।
तो पापा और डरते थे समाज क्या कहेगा। उस समय उनको दबा के रखा जाता था कि अगर ऐसा पहले भी बहुत बार किया था। तब मेरी डिलीवरी हुई तब मेरी मम्मी आई तो मम्मी बोली मैं हॉस्पिटल के बारे में कुछ नहीं जानती। मतलब ये आज भी है कि डॉक्टर जो है वो कई बार भगवान के रूप में मेरे लिए वो भगवान थे। तो मैंने उन मैडम से जब मैंने वापस उन्होंने कईयों ने कहा ना पॉजिटिव होगा, बच्चे के साथ बिहेवियर भी ऐसा और हस्बैंड डिलीवरी होते फिर वापस जिस तरह से आपके साथ बर्ताव शुरू है वो बच्चे के साथ भी इसको हाथ मत लगाओ ये वो, और हमें घर से निकाल दिया गया। अच्छा, सर्दियों की रात थी और बच्चे के साथ तो मम्मी पापा लड़ाई हुई बेटे के साथ, निकाला हमें। ये जो कहानी कहना है मंजू के लिए भी इतना ही मुश्किल है और शायद हमारे लिए भी सुनना उतना ही मुश्किल है, लेकिन इस कहानी के बहुत सारे मोड़ हैं और एक जो सकारात्मक मोड़ है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से मंजू ने अपनी इस दास्तां को उस तरफ मोड़ा जहाँ ये आज खड़ी हैं उन तमाम लोगों के साथ जो कि खुद HIV से पीड़ित हैं और आज न मीडिया के सामने आने से डरती हैं, न अपनी बात कहने से डरती हैं, न सच कहने से डरती हैं। हम मंजू जी से बात कर रहे थे जो कि खुद HIV से पीड़ित हैं और पूरे हौसले के साथ में वो ये कहती हैं, वो ये बताना चाहती हैं दुनिया को कि HIV कोई हवा नहीं है, एक बीमारी है जिसका सामना बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन जो प्रिकॉशन जो हमें बरतने चाहिए ताकि हम आगे की पीढ़ी को बचा सकें, जो अभी मौजूदा जो कि लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनमें ये उम्मीद जगा सकें कि जीना बहुत मुश्किल नहीं है। मंजू, जब आगे आप दास्तां बता रहे थे कि बेटे के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, वो भेदभाव उसने भी सहना शुरू किया और फिर एक मकाम आया जबकि आप सड़क पे आ गई। उस समय हमें घर से निकला, मैंने बेटे को मम्मी पापा को सौंप दिया कि मुझे फीडिंग तो करवानी नहीं थी। हाँ। कि डॉक्टर ने बोला आप फीडिंग करवाओगे तो रिस्क है। हाँ। तो मैंने कहा 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहती। बिल्कुल सही। मेरे बच्चे की लाइफ के लिए ये ज़रूरी है कि एक मेरा बच्चा सेफ हो जाएगा तो डॉक्टर्स का भी जो काम है वो फल लेके आए कि ये हमने किया है प्रयास है उसका नतीजा। तो बच्चे को सौंपा और वापस हम लोग घर आ गए। मैंने कहा मैं माँ बाप के घर नहीं रह सकूँगी और मेरे हस्बैंड 2 दिन बाद में लौट आए। उनका व्यवहार वैसा ही चलता रहा और हस्बैंड आए दिन बीमार और 2006 में उनकी डेथ हो गई। फिर इस चीज़ को सदमे से हम लोग परिवार को आगे लेके चले और वापस आए। उन्होंने जो मेरे साथ किया कि मुझे इंजेक्शन देना शुरू कर दिए। अच्छा। कि मैं रो भी नहीं पाऊँ इस तरह की दवाइयाँ शुरू कर दी कि ये मुझे मेंटली मैं ऐसी हूँ। और ससुर की हरकतें तो वो कहते हैं ना बोल भी नहीं सकते। और मेरा बेटा जब मेरे हस्बैंड डेथ हुई 4 साल का था, मेरे मम्मी पापा बढ़ा रहे हैं तो फिर मैं उनके आगे क्या वहाँ लेके ही गए थे। जब बच्चे को बोला कि कोई पिकनिक थी, बोला जिसके फादर मर जाते हैं वो पिकनिक नहीं जाते, तब मेरे बेटे ने मेरी आँख खोली थी। बोला आज मम्मी तुम खड़े हो, बड़ा होके मैं लाऊंगा। मैंने कहा माँ से मांगो। बोले माँ ने ऐसा बोला। वो टीस लगी और फिर उनका बिहेवियर मेरे वो कान खुले। मैंने कहा अब तो जाग जा, कब तक अपने लिए तो तूने सहन कर लिया, बच्चे के साथ तो नहीं हो। और एक ही बच्चे की जांच करवाओ। और मैंने लास्ट टाइम फिर चंडीगढ़ टेस्ट करवाया, बच्चा नेगेटिव था। और डॉक्टर ने मुझे ऐसी फटकार लगाई, बोले तू पागल है क्यों, कितनी बार करवाएगी इस बच्चे का, हम पे डाउट है। और मेरा बच्चा सेफ था। और तभी से मैंने एक चीज़ की कि मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई। और खुल के मीडिया के सामने आई। मैंने कहा जो चीज़ हुआ उसको आप दिखाओ कि ज़माना ये भी है कि पढ़ाई लिखाई अगर समझदारी में नहीं बदल रही है तो उस पढ़ाई लिखाई के क्या मायने हैं। अगर पढ़ लिख कर आप समाज के किसी काम नहीं आ रहे, कोई भला काम नहीं कर पा रहे, मानव जाति के उत्थान के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे, तो उस पढ़ाई लिखाई के क्या मायने हैं। लेकिन आप जैसे लोग हैं समाज में जिन्होंने कि खुद जो सहा, अब वो कहानी आपकी जो है वो बहुत मजबूत कहानी है कि जब आप और लोगों के लिए खड़ी हुई और उन लोगों को उन चीज़ से बचाया जो चीज़ आपने सही। बेटे की टेस्टिंग के टाइम में मैं अपना टेस्ट करवा रही थी जिसमें हम बोलते हैं CD4 काउंट। CD4 तो डॉक्टर ने बोला कि बड़ा गजब है, 1500 है तुम्हारा। अच्छा। पहले प्राइवेट होते थे सारे। मैंने कहा इसके बारे में पता भी नहीं था। मैंने कहा बोले किसी की दवाइयाँ चल रही थी PGI, क्यों गंगानगर में कुछ नहीं, एक जयपुर SMS का था वहाँ। तो मुझे डॉक्टर ने क्या किया, मैं बैठ जाती थी नॉर्मली मम्मी और के पास,
मैंने कहा मेरा नंबर कब आएगा? डॉक्टर बोलते इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैंने कहा जो होना था वो तो हो चुका, अब क्या बात है, अब क्या होना है? मौत निश्चित है, मौत का डर निकल गया, मौत निश्चित है, और जो होनी है वो तो होनी है, तो डरना क्यों? आज क्यों मरे हम? जब कल मरना है तो हम आज तो जी ले। बिल्कुल सही। तो काफ़ी लोगों के सामने मुझे पेश करते, बोले ये भी है, तो उनकी खुशी देखती ना मुझे लगता है यार ये इनको खुशी मिल रही है तो मैं औरों को भी दे सकती हूँ। वहीं से मुझे एक मोटो मिला और मैंने आके कई जगह शुरुआत कर दी। काफ़ी लोग उन्होंने क्या किया, एक NGO को मेरे पीछे लगाया। अच्छा। ये क्या करती है? अच्छा। मैं DGP के पेश हुई भी, मेरे साथ ये जो है इस पर कुछ करो। मेरा घर संपत्ति कुछ भी चीज़ मुझे छीन लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं राइट्स है वो लेके रहूँगी। महिला का है, मुझे ना घर चाहिए ना संपत्ति चाहिए, लेकिन मेरा जो मान सम्मान है वो चाहिए। बिल्कुल सही। मुझे मत दो कर, लेकिन जो मेरे साथ हुआ उसका कुछ अधिकार है या मेरी लाइफ से किसी के मुझे मारा गया जीते जी, उसका अगर जवाब नहीं है। अगर कत्ल करने वाले को अगर 302 में दिया जाता है तो इसको क्यों नहीं? एक तो कत्ल करने वाला एक बार मर तो जाता है, यहाँ तो हर पल मारा जाता है। हर पल मुझे रोज रोज मौत दी जा रही थी। तब उसके बाद में यहाँ आई और देखा, मैं उस संस्था का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे घर से निकाला, चाहे किसी नीयत से निकाला, और काम किया। और फिर मैंने देखा यहाँ कम्युनिटी और भी है और काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे जोड़ा। मैंने कहा देखो फ़ायदे के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे मौका मिल रहा है। और फिर हमने एक संस्था बनाई जिसमें सभी ज़िलों पे चल रही थी। अच्छा। और उसका रजिस्ट्रेशन करवाया गंगानगर लेवल पे। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो महिलाओं का ही बोर्ड था। अच्छा। पॉजिटिव का उस समय तो गिने चुने ढूंढना पड़ता था। फिर हम लोगों को PFI का एक फंड भी मिला, तो मुझे खुशी हुई। मैंने कहा यार हमें एक हौसला, साथ में सपोर्ट भी बिल्कुल सही है। काम करने के लिए थोड़ी सी मदद अगर छोटी छोटी सी मिल जाए, बहुत वो बड़ा सपोर्ट इतना था कि मेरे लेवल में कि मैं आसमान छूने के लोगों के घर तक टेस्टिंग का, चलो भाई टेस्टिंग भी हो रही है, पॉजिटिव आ गया, हॉस्पिटल में नहीं जाने देते थे, डिलीवरी नहीं होती थी। फर्स्ट डिलीवरी में डॉक्टर भाग गए थे गंगानगर में। फिर मैं उस डॉक्टर का भी शुक्रिया, वो भाग के आई, डॉक्टर सुनीता चौधरी, बोले बेटा मैं हूँ ना। मैंने कहा, तब मेरी एक सोच जो नेगेटिव जाती थी ना वो पॉजिटिव भी आई कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लोग भी हैं। बिल्कुल सही है, सभी एक जैसे नहीं है, पर हमारी ये मांग है सभी क्यों नहीं हो जाते पॉजिटिव। सही है। जो भेदभाव उस डॉक्टर ने देखा मैंने, और अब कम से कम 15-20 डिलीवरी हो चुकी है पॉजिटिव की, पता ही नहीं चलता कब। हमें भी नहीं मालूम था कि जब आपने ये बात बताई तो हमें मालूम पड़ा कि बहुत आसान है कि अगर माँ जो है HIV से पीड़ित हो तो भी बच्चा, ये 100% हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो नेगेटिव रहे। बिल्कुल। हाँ, अभी तक जितनी डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है, और उनको जैसे नावरापाइन टैबलेट्स पहले मदर को दी जाती थी, ऐसे अलग अलग प्रक्रिया के हिसाब से, और उसमें फिर बेबी को 72 घंटे के अंदर दी जाती, मतलब जितना जल्दी उसको कवर करना। फीडिंग के लिए उसे सावधानियां मदर दे रही है, तो उसकी सब उसको काउंसलिंग। तो मंजू जी, एक चीज़ जो है जो आप ये बता रही है, हम भी क्योंकि बहुत बार HIV की बात करी है, पर ये कुछ बातें हम पहली बार सुन रहे हैं। तो ऐसी जो काउंसलिंग है, क्या ये बिल्कुल जो गाइडेंस है ये वहाँ पर जब महिला जाती है, जब वहाँ पर पहुँचती है, तो क्या ये बहुत आसानी से मुहैया है क्या, या लोग हैं क्या मेडिकल फ्रेटर्निटी में कि जो कि बताते हैं? तो मंजू जी के पास बहुत सारी कहानियाँ, और जो कह रही है इसका हम एक अंतराल के बाद में ज़रूर बात करेंगे। पर एक बात जो आपकी बहुत अच्छी लगी कि मुश्किलें हम पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। मंजू जी, कहाँ अभी बात जो है अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि आपने एक व्यवस्था बनाई और जगह जगह आप जाती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं। और ये बहुत अच्छी बात कही कि अनपढ़ लोग तो जल्दी समझ जाते हैं लेकिन पढ़े लिखे लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और एक गांव की भी आप एक बात बता रही थी कि एक पूरा गांव है जो पूरा अनपढ़ है, लेकिन वो जो वहाँ के लोग हैं उनकी कुछ बात आप बताइए कि कैसे आपने किया। वो गंगानगर के सादुलसर ब्लॉक में गाँव है, सुंदरपुरा, जिसकी मैंने देखा कि सब दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, नरेगा में जाते हैं। वहाँ का एक केस आया हमारे पास, हम उस तक पहुँचे, घर गए, समझाया हवा की तरह। फिर वहाँ से एक केस और आया, तो हमने प्रॉपर काउंसलिंग की 2 लोगों की। तो उनमें से उन बंदे ने क्या उठा और टेस्टिंग करवाना शुरू कर दिया, और वो उन्होंने एक दूसरे के आगे से आगे, और जो थे वो सब सामने आ गए। लगभग उस गांव की पूरी टेस्टिंग हो चुकी है। अरे वाह। और चल के लेके वो व्यक्ति साथ आता है, और अब तो ना घबराते हैं ना छिपाने की कोशिश करते हैं। वो नरेगा में भी जाते हैं, हमें नरेगा में गवर्नमेंट ने कहा है हमें भी दो, हल्का काम दो। तो बड़ा गर्व होता है कि यार हमारा
एक कदम कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ है। हाँ। और वहाँ खुशी होती है जो अंगूठा लगाते हैं। हाँ। पर वो उन्होंने एक चीज़ सुनी कि दूसरों की नहीं सुनी, उन्होंने अपने मन की सुनी। क्या और बात है। दूसरों की सुनते हैं और चले जाते हैं, कभी हम अपने मन की नहीं सुनते, और मन की सुनते हैं तो अभी हमें कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही। हर काम कर सकते हैं कोई भी चीज़ की। और उनके साथ भी गांव में कोई मिसबिहेवियर नहीं होता हाँ। कहीं पे भी। और मैंने देखा कि मेरे साथ जितना डरते हो उतना लोग डराते हैं। और जब अब बात करते हैं ना कि समाज डरता है ना, अब गली में निकलो कुत्ता भौंकेगा, हम ऐसे होंगे, सही है। वो ज़्यादा करेगा उसके सामने वो। तो यही चीज़ है कि हम जब डरेंगे तब हमें डराएंगे, और हमने डरना छोड़ दिया, डर अंदर है। हाँ। और ये डर है, लोग HIV से नहीं समाज से डरते हैं। बिल्कुल। वायरस नहीं मारता, समाज मार देता है। बिल्कुल सही है। परिवार का अगर बिहेवियर उसके साथ अच्छा है तो बंदे का कुछ नहीं बिगड़ सकता। मेरे मम्मी पापा वो कहते हैं जन्म देने वाला वैसे भी भगवान है, और सच में मेरे लिए भगवान है। मेरे फादर मेरे लिए एक ही चीज़ कहते हैं, सुनो। हाँ। अपनी वो कहते हैं दिल की सुनो और वो करो। दुनिया सुनते हैं उसको सुन लो, सही है। करो अपने मन की, सुनो सबकी, करो मन की। और दुनिया कहती है, लेकिन ये मेडिकल फ्रेटर्निटी वाले किसी की नहीं सुनते हैं, ये क्या बात है? ये जब आते हैं उन्हें काउंसलर के लिए जब हम बात आते हैं, काउंसलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। जो वायरस का डर है ना, वो हॉस्पिटल से रिपोर्ट दी मेरा हो गया, तो ऐसे लगता है जैसे एक मौत का मृत्यु प्रमाण पत्र जिंदा को ही दे दिया है, और वो बंदा डर के मारे बोलता है तुम्हें ART जाना है। हकीकत यही है कि प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हो पाती। कुछ काउंसलर हैं जो प्रॉपर करते हैं, पहले टेस्टिंग से पहले भी नहीं फॉर्म भरा जाता है और हो गया, आ गया, उसके बाद में ART जाओ और तुम्हें यहाँ जाना है। ये काउंसलिंग का सेशन नहीं है हकीकत है। चाहे किसी को भी पर्सनली मेरा किसी से टारगेट नहीं है, लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग होती है उस व्यक्ति से, तो उसके लिए ट्रेंड लोग होने चाहिए, उसके लिए प्रशिक्षित लोग होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। वो चीज़ जब वो समझ जाएगा ART, क्योंकि उससे पहले वो घर जाके बैठ जाएगा। हाँ बिल्कुल, घर जाके बैठ जाएगा, और हॉस्पिटल से वो ART सेंटर जाएगा तो मेडिसिन आपको लाइफ टाइम लेनी है, उसके लिए भी चाहिए। हमारे गंगानगर में ना तो ICTC काउंसलर है और ना ही ART काउंसलर। नर्सिंग स्टाफ मेडिसिन दे रहे हैं, और हमारे जो डॉक्टर है फिजिशियन है, तो उनको भी हम जैसे भी सभी डॉक्टर की ट्रेनिंग हो पहले हॉस्पिटल में जा रहे हैं। क्या उनकी पढ़ाई में ही शामिल होनी चाहिए ये तो सब बातें, कि जब पढ़ाई कर रहे हो तब आपको पता हो कि पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, कैसे, क्योंकि दवा के सिवा हौसला भी तो देना है आपको। अभी जैसे हम एडमिट होते हैं, मैं कुछ दिन पहले एडमिट थी, तो मुझे कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो फीवर आया और मुझे एडमिट करवाया गया। ब्रदर लेके गए और उन्होंने ड्रिप लगाने लगे। मैंने डॉक्टर थे नए, उनको बोला भी एडमिट कर दो, और उसको मेरा स्टेटस बता दिया। नर्सिंग स्टाफ वाले ने उसने ड्रिप लगाई, मैंने कहा पता है मेरा स्टेटस क्या है? बोला नहीं। बताया तो भाग के गया। मैंने कहा हर पेशेंट को आप रिएक्टिव मान के चलो। हमारे एक डॉक्टर थे, वो बोलते हर केस को, डिलीवरी को रिएक्टिव मान के आप हैंडल करो कि भागना क्यों पड़े, ताकि उसके बाद में उसका मन टूट जाता है। एक मौत से भी बदतर होता है कि मैंने पता नहीं क्या किया। सही है। तो उसने एडमिट किया और हॉस्पिटल, तब हमारे एक मेरे माइंड में आया, वार्ड में गए तो वो बताओ उनको, सब पेशेंट नहीं, फिर बोलते हैं कि बताया नहीं। बताने की हिम्मत तब तक नहीं आएगी जब तक मेडिकल लाइन का बिहेवियर नहीं चेंज होगा, बर्ताव बदले। और उन्होंने एक चीज़ मैं ये कह रही हूँ कि जब नर्सिंग की जो जितने भी इंस्टीट्यूट उनको भी ट्रेंड किया जाए। बिल्कुल सही है। नए आते हैं स्टूडेंट, उधर सब चीज़ें आपको इंजेक्शन का हर चीज़ का बिहेवियर उनके अंदर, HIV की नॉलेज उनको नहीं होती है, और वो बच्चे होते हैं, उनको कहें भी तो क्या। एक तो बात है रवैये की, और एक बात जो है वो, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, खूब फंड्स आते हैं, और 1 दिसंबर के दिन जो है ऐसा लगता है कि बस दुनिया को बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत फिक्र है HIV एड्स से पीड़ित लोगों की। लेकिन क्या हकीकत में जो कि योजनाएं हैं वो उसका लाभ मिल पा रहा है क्या, और कहाँ अड़चने हैं जिनको बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है? इस बात पे मैडम मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी जागरूकता कागज़ों में है ना, वो हकीकत में नहीं है। जो कर रहे हैं कागज़ों में कर रहे हैं, वो हकीकत उस लेवल तक पहुंचनी चाहिए। कागज़ों में हमने रेड रिबन बना लिया, एक फॉर्मेलिटी, उसको फॉर्मेलिटी की जगह जिम्मेदारी से। और गवर्नमेंट ने स्कीमें दी है, पालनहार योजना है, अंत्योदय है, BPL में निःशुल्क रक्त है, और हर चीज़ में मेडिसिन है, ART फ्री है। लेकिन और जैसे पालनहार योजना में भी ले नहीं पाते क्योंकि उसका गोपनीयता भंग होने का खतरा भंग हो जाती है, क्योंकि अब सब चीज़ें ऑनलाइन भरी जाती हैं, और अगर आपने स्टेटस रिवील कर दिया तो वो सारे पूरे सिस्टम में पता लग जाता है। उसमें पहले ये था कि
हम लोगों ने गंगानगर बात की भी, ऐसे करके उसका गोपनीयता भंग होती है, तो समाज कल्याण वालों ने हमें सपोर्ट किया, बोला हम नहीं जाएंगे, आप ही कर दो। तो हमें बड़ा अच्छा लगा और हम लोगों काफ़ी बच्चों तक वो पहुंच रही है योजना। अब उनको बोलने लगे आप डायरेक्ट जमा कर दो, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं कर सकता और हम चाहते हैं कि एक के भरोसे नहीं रहे। आज मंजू है तो नहीं, आप अपने आप में हो, हर एक किसी के लिए आप खुद आवाज़ उठाओ, तो उनको सपोर्ट मिला। डीएस ऑफिस में भी अब अंत्योदय का है, तो सीधा एक डायरी और वो लेके जाते हैं, बन जाता है, तो पहुंच जाते हैं। पर बस के जो पासेज हैं उसमें अभी भी दिक्कत है, वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि बंदा घर से निकल रहा है व्यक्ति, तो गंगानगर तक आना या जयपुर तक आना, उसमें रोडवेज का उसकी प्रक्रिया ये है कि वो पहले हॉस्पिटल जाएगा, उसकी रिटर्न की डेट होगी, उस पर मोहर लगेगी, फिर वो डिपो वाला लगाएगा, तो हॉस्पिटल से फिर डिपो में, फिर वो जब बात आती है वो डायरी लेके निकलता है, उसमें भी आईडी उसकी मतलब पूरी बस में। तो सबका ये कहना है कि हम तो बिना पास के रह लेंगे, बस में जो है उसको जो जिल्लत सहनी पड़ती है, वो सब ऐसी नज़रों से देखते हैं जैसे पता नहीं क्या गुनाहगार आया है कोई। तो योजनाएं हैं वो कागजों तक नहीं, उसकी सरलता इस तरह से हो कि जैसे एक कोई नियम बन जाए कि पालनहार योजना से हमें कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें जैसे ई मित्रा है अभी गवर्नमेंट जिनको वही कर, उनको एक लेटर हो कि ये आपकी इनकी आईडी आपकी वजह से कहीं भी पता नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। तो वो एक बाउंडेशन में रहेगा कि अगर मैंने ये नियम तोड़ा तो मेरे ऊपर खिलाफ कार्रवाई हो तो वो हमेशा भय बिना प्रीत नहीं होती। तो उनको भी ये लगेगा भी हम अब योजना नहीं, तो इस डर से योजना सिर्फ कागजों में रहेगी, लोग लेना, हम पूछते हैं करो, नहीं मैडम हमारा पता चल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर सुलझ जाए तो जीवन जो है बहुत आसान हो जाएगा सबका। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, जिन चरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि मंजू जैसे लोगों को हम हिफाजत से रखें, उनकी जो बात है, बदलाव की जो मुहिम है, उसमें हम मददगार बनें, क्योंकि मंजू जैसे लोग हैं जो कि अपनी रूह से रिश्ता कायम किए हुए हैं, जो लोग खुद को तलाश लेते हैं, हम लोग उनकी तलाश में जाते हैं, अपने सोल्जर्स की तलाश में। मिलते रहिए हर बार नए किरदार के साथ सोल्जर्स प्रोग्राम।